हेलो एवरीवन, दिस इज श्लोक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुद्र इन्फोटेक। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने सेशन में एक पीवाईक्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, मतलब कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्लास 11th का जो एग्जाम होने वाला है, जो कि आपका 22 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। राइट, तो उसी के कंप्यूटर के एग्जाम जो होने वाला है उसमें हमारे किस किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे या फिर किस टॉपिक से हमारा क्वेश्चंस आएंगे। राइट, तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग जो भी वीडियोस को या क्वेश्चंस को जो हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पीवाईक्यू को देखेंगे। राइट, और ये पीवाईक्यू आपका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका 2024 का है। ये कब का ये आपका क्वेश्चन पेपर है आपका 2024 का, 2024 का है। राइट, जो पिछले साल एग्जाम हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस किस टॉपिक से किस टाइप के सवाल को पूछे जाते हैं। राइट, एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका 2024 का पीवाईक्यू है, फिर मैं आपको 2023 का भी करवा दूंगा। राइट, और अगर मौका मिला या टाइम मिला फिर मैं आपको 22 का भी करवा दूंगा। अदरवाइज फिर 2 पीवाईक्यूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस के जितने भी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उसका एक वीडियो बना करके आपको अपलोड कर दूंगा। राइट, चलिए आइए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ टर्निंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज नॉन एज। क्या कहता है कि जो प्रोसेस होता है, किसका प्रोसेस, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या कहता है कि जो डेटा यहाँ पे हमारा, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में जो हम लोग डेटा को जो इनपुट करते हैं, राइट, रॉ डेटा होता है, उस रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करने, उसको टर्न करने में, मीन्स रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में टर्न करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है। राइट, तो यहाँ पे देखिए आपका सवाल ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डेटा, तो ये नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, एंड तीसरा आपके क्या है, एरर डिडक्शन। राइट, एंड चौथा आपका क्या ऑप्शन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि जब भी कंप्यूटर के अंदर जब लोग कोई डेटा को एंटर करते हैं, राइट, आई मीन रॉ डेटा, तो जब रॉ डेटा जब हमारा प्रोसेस होने के बाद जब इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, तो इस कन्वर्जन करने की जो प्रोसेस होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि द डैश परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ऑप्शन नंबर ए, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ALU एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा जो आपके अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, एंड एज वी नो ऑल दैट, है ना, ALU। ऑप्शन नंबर सी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और आपके सीपीयू का ये वैसा पार्ट होता है जितने भी कंप्यूटर के अंदर में अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होता है उन सब को परफॉर्म करता है कौन, ALU। एंड इनपुट डिवाइस क्या करता है, ये कंप्यूटर के अंदर में डेटा को फिल करने का काम करता है, एंड आउटपुट डिवाइस ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर से रिजल्ट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्या ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है और हर बार सवाल क्या करते हैं, इसको रिपीट किया जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 बिट्स, सो 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। आंसर कहां पे, ऑप्शन नंबर सी। तो एक बाइट में क्या कितने बिट्स होते हैं, तो एक बाइट्स बराबर 8 बिट्स होते हैं। राइट, कितने, 8 बिट्स। 4 बिट्स बराबर, सॉरी 1 बाइट इज इक्वल टू 4 बिट्स। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, निबल। एक निबल बराबर 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि 1 मेगाबाइट इज इक्विवेलेंट टू, राइट, क्या कहता है, 1 मेगाबाइट इज इक्विवेलेंट टू, मींस 1 MB इज इक्वल टू डैश बाइट। कितने बाइट्स होंगे, ठीक है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, 210 बाइट्स, 220 बाइट्स एंड 230 बाइट्स एंड नन ऑफ दिस। तो ध्यान से समझिएगा कि 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB होता है। ठीक है, 1 किलोबाइट, एंड 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB। मतलब कि अगर हमें 1 MB में कितने बाइट्स होंगे, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 1024 इंटू 1024 बाइट्स। राइट, इतने को मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, इसका 1 मेगाबाइट में इतने सारे बाइट्स होंगे। बट यहाँ पर ऑप्शन में आपका क्या दिया, 210, 220 एंड 230। बट ये तीनों में से कोई भी आंसर आपका करेक्ट नहीं है, इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5।
क्या कहता है, ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज, क्या कहता है कि नीचे जो निम्नलिखित 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से ऑड कौन सा है। ऑड कहने का मतलब कि यहाँ पर में से 3 कोई एक ग्रुप का होगा, चौथा जो है उसमें से इस ग्रुप का नहीं है, तो कौन सा है जो इस ग्रुप से संबंध नहीं रखता, वो आपको क्या करना है, जो ऑड है उसको पिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, एक आपको ऑप्शन है असेंबलर, दूसरा ऑप्शन है इंटरप्रेटर, तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, कंपाइलर, एंड चौथा आपका फार्मवर्क। ठीक है, और ये तीनों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये तीनों आपका क्या होता है, ये तीनों आपका क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। क्या होता है ये, लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेशन जिसको हम लोग कहते हैं, राइट। तो इसमें से आपका ऑड कौन सा है, फार्मवर्क है। ठीक है, तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, जो हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है वो क्या यूज करता है, तो क्या यूज किया जाता है थर्ड जनरेशन में, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज करता है वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है आपका ट्रांजिस्टर, एंड थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर सी, एंड वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन, ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक और जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि in which generation microprocessor is introduced, क्वेश्चन क्या आता है, in which generation microprocessor is introduced, तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ जनरेशन, राइट, फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड वहीं पर आपका जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो टेक्नोलॉजी आपका क्या बन गया था, VLSIC, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, चलिए, एंड AI आपका किस जनरेशन में आया था, तो AI आपका आया था 5th जनरेशन में। ठीक है, ये सब सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। एंड वन मोर थिंग कि 4th जनरेशन में ही आपका क्या आया था, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था 4th जनरेशन में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यस बहुत इजी सवाल है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, परम एंड पेस आर, क्या है, परम पेस, ये सब सारे तुम्हारे क्या है, ये सब हमारा क्या, सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल्स है। परम 8000 है ना, परम 10000, सिवा 2 है ना, ये सब सारे हमारे क्या है, ये सब सारे हमारे सुपर कंप्यूटर है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सुपर कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर एग्जांपल क्या होगा, जैसे मिनी कंप्यूटर एग्जांपल आपका क्या हो गया, PDP 8 है ना, PDP 11, राइट, ये सब सारे कंप्यूटर क्या आपके मिनी कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स है। एंड सुपर कंप्यूटर परम एंड पेस। एंड फ्रेंड्स एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको कोई भी एग्जांपल अगर यहाँ पे आपको मिलता है, कंप्यूटर का नाम लिखा हुआ है और अगर उसके साथ में अगर क्रे लिखा हुआ है, राइट, क्रे, देन दैट मीन्स इट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सुपर कंप्यूटर, राइट। क्यों, क्योंकि सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने वाला का साइंटिस्ट का नाम क्या था, सिमोर रॉजर क्रे, राइट। तो इसका मतलब सिमोर रॉजर क्रे जो नाम था, उन्होंने जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था तो उसका नाम भी क्या रखा था, उसने क्रे 1 रखा था। तो कभी भी अगर कोई सिस्टम के नाम एग्जाम्पल लिखा हुआ कंप्यूटर का नाम और अगर उसके साथ में अगर क्रे लगा हुआ है तो आप उसे क्या समझिएगा, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, यस, रैम क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, रैम इज ए, रैम क्या होता है, तो रीड राइट मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, राइट ओनली मेमोरी या नन ऑफ दिस। तो देखिए रैम जो हमारा होता है ये रीड ओनली मेमोरी तो बिल्कुल नहीं है जी, जो किसी ने टिक कर रखा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉम बोलते हैं। तो रीड एंड राइट मेमोरी किसे कहा जाता है, रैम को कहा जाता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रीड राइट मेमोरी। क्यों रीड राइट मेमोरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि रैम की मदद से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डेटा को टेम्पररी होल्ड करने के लिए या टेम्पररी स्टोर करने के में हमें यूज करते हैं। साथ ही साथ रैम की मदद से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में रखे हुए जितने भी डेटा होते हैं उसे रीड करने में भी हमें हेल्प मिलता है, इसलिए रैम को रीड एंड राइट मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो किसको फॉलो करता है, राइट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस अप्रोच को फॉलो करता है,
टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, लेफ्ट राइट अप्रोच एंड राइट लेफ्ट अप्रोच। यस, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होते हैं, जितने भी ओप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, वो किसको फॉलो करता है? बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, राइट, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। डेसिमल नंबर, राइट, नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है कि एवरी ईयर हर साल नंबर सिस्टम से क्वेश्चन को क्या किया जाता है? रिपीट किया जाता है, राइट। देखिए बाकी और टॉपिक्स जितने भी यहाँ पे हैं उन सब का मैं एमसीक्यू आपको प्रेडिक्ट तो कर सकता हूँ, बट नंबर सिस्टम का मैं क्वेश्चन आपको प्रेडिक्ट करके दे सकता। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली कैलकुलेशन बेस्ड होता है। ठीक है, हाँ मैं आपको ये बता सकता हूँ इस पैटर्न से क्वेश्चन आता है, बट क्वेश्चन क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है थोड़ा सा। क्या कहता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? तो डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है? 10 होता है, राइट। और 8 किसका होता है? ऑक्टल का होता है। और 2 किसका होता है? बाइनरी का होता है। और यहां पर एक और है हेक्साडेसिमल नंबर, राइट। तो हेक्सा का क्या होता है? इसका बेस 16 होते हैं, राइट। और डेसिमल के बेस कितने होते हैं? 10। और इसके अंदर सिंबल्स कितने होते हैं? 10, 0 to 9, 8 मीन्स ऑक्टल का बेस 8 होता है, लेकिन इसके अंदर सिंबल्स क्या होते हैं? 0 to 7। दो किसका होता है? बाइनरी का बेस होता है, एंड इसके अंदर सिंबल्स क्या होते हैं? 0 and 1। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16। और इसके जो होते हैं यहाँ पे सिंबल्स, वो आपका होता है 0 to 9 एंड A to F, राइट। A to F से यहाँ पर हम लोग A से 10 को, B से 11, C से आपका 12 और D से आपका 13 और आपका E से यहाँ पे 14 और F से आपका यहाँ पे 15 को डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। चलिए देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 714, राइट। 714 इन ऑक्टल क्या कह रहा है? 714 जो नंबर है आपका यहाँ पे 714, ये किसमें? ऑक्टल, यानी कि बेस 8 है। आपको किसमें कन्वर्ट करना है? आपको इसको कन्वर्ट करना है आपका डेसिमल में, राइट। तो जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा, राइट। तो कैसे करेंगे? कभी भी याद रखिएगा, किसी भी अदर नंबर सिस्टम हो, चाहे ऑक्टल हो या फिर आपका बाइनरी नंबर हो या फिर आपका हेक्साडेसिमल हो, अगर आपको इन सबको अगर डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे देखिए 714, राइट। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले 7 into 8 प्लस 1 into 8 प्लस 4 into 8 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई लिखेंगे देन फिर पावर पुट करेंगे 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1। सो 1 into 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 8 1 8 एंड प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 एंड 64 into 7, ठीक है, 4 4 8, राइट। अब इन सबको क्या करेंगे? जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा आपका? 8 और 16 4 20, 20 का 0 बचा 2, 4 और 2 6 एंड 4। आंसर क्या आ जाएगा? 460। ये आपका किस में आ गया? 10 में आ गया, यानी कि डेसिमल नंबर में आपका कन्वर्ट हो गया। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 460 कहां पर? ऑप्शन नंबर ए। यस, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ए आंसर होगा। ठीक है, ये बात यहां पर हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी नंबर सिस्टम को जब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? इस प्रकार से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको ऑक्टल से जाना है डेसिमल में तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बाइनरी से जाना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको हेक्साडेसिमल से जाना हो डेसिमल में तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। चलिए आगे देखिए क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, यहाँ पे आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 एंड बेस कितना? 2 मीन से बाइनरी नंबर है, और इस बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट आपको हेक्साडेसिमल निकालना है। तो क्या करेंगे? सिंपली जब भी हमें बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में या फिर बाइनरी नंबर को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? हम लोग संख्या को पेयर बना लेंगे। अगर हेक्साडेसिमल में जाना है तो 4 का पेयर बनाएंगे, और अगर ऑक्टल में जाना है तो क्या करेंगे? 3 का पेयर बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर हमारा क्या क्या है? 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 एंड देन फिर 0 1 एंड 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 3 डिजिट का क्या 4 डिजिट का क्या करेंगे? पेयर बना लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 का पेयर बन गया, यहाँ से देखिए आपका 4 का पेयर बन गया। अब बचा यहाँ पे कितना संख्या? 2 डिजिट बच गया। तो जब 2 डिजिट बच जाएगा तो हेक्साडेसिमल में हमको क्या करेंगे? 4 का पेयर बनता है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या करेंगे? 0 को पुट कर देंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए इसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा 1010 का जो डेसिमल नंबर होता है वो आपका क्या होता है 10 होता है, ठीक है। और जब 10 होता है तो 10 को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन में कहां पर आपका लास्ट में ए है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो बाकी भी और हम लोग क्या कर रहे हैं देखते क्या होता है। सो 10 एंड 11 ये आपका क्या होता है बाइनरी नंबर, ये आपका बाइनरी नंबर होता है, इसके इक्विवेलेंट डेसिमल होता है 11, और 11 को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। यानी आपका 0010 यहाँ होता है, इसका डेसिमल नंबर होता है 2। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या बन गया यहाँ पे 2B एंड A। तो देखिए 2B A कहां पर, ये, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A। चलिए हाँ, अगर यही क्वेश्चन में अगर ये रहता कि अगर आपको यहाँ पे डेसिमल की जगह हेक्साडेसिमल की जगह पे क्या करना है, आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो जब ऑक्टल में कन्वर्ट करना रहेगा तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, उस समय हम लोग यहाँ पर 3 संख्या का क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए हमेशा पेयर बनाने के लिए राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे, 3 संख्या इधर से 3 एंड देन इधर से फिर क्या करेंगे 3, इधर से 3, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या 2 0 पुट कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग 3 का पेयर बना लेंगे अगर ऑक्टल में होता देन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, यस बहुत ही इजी सवाल पूछा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि C++ इज A/N लैंग्वेज। तो C++ किस प्रकार का लैंग्वेज होता है, तो C++ आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज क्या होता है, ये मशीन लैंग्वेज वो होता है जो आपके 0 1 के फॉर्मेट में होता है, कि जो बाइनरी लैंग्वेज में होता है, जिसे हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, राइट। हाई लेवल लैंग्वेज वैसा लैंग्वेज होता है जो हम ह्यूमन इजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और मशीन लैंग्वेज में वो लैंग्वेज होता है जो उसे केवल मशीन ही समझ सकता है, हम ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा बिट कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो C++ किस टाइप का लैंग्वेज है आपका, C हाई लैंग्वेज। आगे देखिए, यस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट हैव डैश फंक्शन। तो जितने भी हमारे C++ के प्रोग्राम होते हैं उसके पास कौन सा फंक्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए मेन फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी गेट ch फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी पॉप फंक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि C++ के पास कौन सा फंक्शन होना एकदम कंपलसरी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, मेन फंक्शन, क्यों, क्योंकि मेन फंक्शन ये आपका वो फंक्शन होता है जहां से आपका कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। और यहाँ पे गेट ch फंक्शन का काम क्या होता है, तो गेट ch फंक्शन का होता है कि कीबोर्ड से एक कैरेक्टर को इनपुट लेने के लिए काम किया जाता है, यूज किया जाता है। एंड पॉप फंक्शन का काम होता है किसी भी संख्या का पावर को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो मेन फंक्शन क्या होता है, तो मेन ही वो फंक्शन होता है जो किसी भी C++ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्ट करता है, राइट। सो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी C++ प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर मेन फंक्शन का होना एकदम कंपलसरी है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सिंगल लाइन कमेंट्स, राइट। क्या कहता है, सिंगल लाइन कमेंट्स बिगिन विथ। तो सिंगल लाइन किसके साथ स्टार्ट होता है, तो सिंगल लाइन ऑलवेज हमेशा किसके साथ कमेंट स्टार्ट होता है, डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टार्ट होता है। एंड मल्टीपल कमेंट्स किसके साथ होता है, तो फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्ट्रिक्स एंड फॉरवर्ड स्लैश। एंड इसके बीच में आप जो भी चीजें लिखेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल लाइन कमेंट्स हो जाएगा। लेकिन सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए ऑलवेज क्या यूज करेंगे, डबल फॉरवर्ड स्लैश। सो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि इन C++ प्रोग्रामिंग बैकस्लैश टी इज यूज्ड फॉर। देखिए तो C++ प्रोग्रामिंग में बैकस्लैश टी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लाइन चेंज, ऑप्शन नंबर बी हॉरिजॉन्टल टैब, ऑप्शन नंबर सी वर्टिकल टैब एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखिए बैकस्लैश टी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, सबसे पहले तो जानिए कि बैकस्लैश टी होता क्या है। तो जितने भी कैरेक्टर्स हमारे C++ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है जो बैकस्लैश के साथ में स्टार्ट होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्केप सीक्वेंस। इसे हम लोग कहते हैं एस्केप सीक्वेंस, राइट। और जितने भी हमारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं वो कंप्यूटर में एक मेमोरी को जितने भी हमारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं वो सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और आपके कंप्यूटर के मेमोरी में 1 बाइट कंज्यूम करता है, राइट। तो देखिए जो बैकस्लैश टी होता है ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड लाइन चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बैकस्लैश एन का इस्तेमाल करते हैं। बैकस्लैश एन वर्टिकल टैब के लिए बैकस्लैश भी इस्तेमाल करते हैं, राइट। नल वैल्यू के लिए हम लोग बैकस्लैश 0 का इस्तेमाल करते हैं। बैकस्लैश 0 से क्या यूज करते हैं हम लोग,
नल को पॉइंट आउट करते हैं हम लोग, राइट। बैकस्लैश भी से वर्टिकल टैब, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए बैकस्लैश टी यूज होता है एंड लाइन चेंज करने के लिए बैकस्लैश एन का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज, हाँ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या कहता है कि जो स्ट्रिंग यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल जो बनाते हैं वो किस कैरेक्टर से टर्मिनेट होता है। \0 आपका वो स्केप सीक्वेंस होता है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को टर्मिनेट किया जाता है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, \0 से स्ट्रिंग को टर्मिनेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19 कि in C++ an identifier cannot contain, yes। देखिए आइडेंटिफायर को जिसको पता होगा रूल, आइडेंटिफायर को लिखने का नेमिंग रूल्स क्या होते हैं वो आप इस क्वेश्चन को इजी वे में आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन, आइडेंटिफायर क्या कंटेन नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए ब्लैंक स्पेस, ऑप्शन नंबर बी डेसिमल पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी हाइफन एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो बताइए एक आइडेंटिफायर क्या कंटेन नहीं कर सकता है, यहां पर सब होगा ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या होगा उसका, ऑल ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफायर को लिखने का रूल जो होता है उसमें रूल जो हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिफायर को जो नेमिंग रूल्स होता है उसमें एक रूल होता है कि आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर, मींस अंडरस्कोर को छोड़ करके आप किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना ही आप ब्लैंक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हो, ना ही आप डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, हाइफन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ब्लैंक स्पेस का जैसे हम लोग जो स्पेस देते हैं वो स्पेस किसी भी का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। हाँ तो इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, ओनली अंडरस्कोर, जैसे कि ABC अंडरस्कोर 1 2 3, तो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन हम इसे ABC स्पेस 1 2 3 ना तो ऐसे लिख सकते हैं, ना ही हम लोग यहाँ पर ABC पॉइंट 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं, और ना ही हम लोग इसे ABC डैश या फिर हाइफन बोल लीजिए आपको 1 2 3 ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। मीन्स इनमें से कोई भी हम लोग आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल्स के लिए हिसाब से इस्तेमाल नहीं करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि इनमें से रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। तो पहली बात तो ये समझिए कि जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, राइट। जहां पर हम एक दूसरे को या फिर दो वेरिएबल्स को या फिर दो कंटेंट या दो एलिमेंट्स को क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट, यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है जो हम लोग कंपैरिजन में इस्तेमाल करते हैं, यस ऑप्शन नंबर बी है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। इस ऑपरेटर को हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन के इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो ये है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, एंड ऑप्शन नंबर सी इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, राइट। इसी को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, इसी को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, राइट। तो देखिए इसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, एंड ये क्वेश्चन नंबर ए इसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, और ये हमारा क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है, प्री डिफाइंड, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है कि प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स इन इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इज आर। मतलब कि जो हमारे स्ट्रीम क्लास के जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो इनपुट आउटपुट के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या है, सी इन, सी आउट, बॉट, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रीम क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इनपुट आउटपुट के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है। तो भैया देखिए सीन भी है और सी आउट भी है। क्यों? क्योंकि सीन का इस्तेमाल करते हैं इनपुट के लिए और सी आउट का इस्तेमाल करते हैं आउटपुट के लिए। तो सी इन एंड सी आउट ये दोनों हम लोग किसके इस्तेमाल करते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों हमारा क्या है, स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे सी इन, सी आउट एंड सीयर भी होता है, सी ई डबल आर सीयर। ये तीनों हमारे किस लिए होते हैं, ये तीनों हमारे स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 द साइज ऑफ ए, बहुत ही इजी सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द साइज ऑफ ए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है ये आपका सिंगल कोटेशन के अंदर में लिखा हुआ है। एंड वन मोर थिंग, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि जितने भी सिंगल कोटेशन में, जिसका मतलब आपका क्या हो गया, दिस इज योर कैरेक्टर, राइट। ये आपका क्या हो गया, कैरेक्टर, ये हो आपका हो गया कैरेक्टर।
तो जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर में 1 बाइट कंज्यूम करते हैं। कितने करते हैं? 1 बाइट को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1। लेकिन यहीं पर अगर आपका ये ए डबल कोटेशन के अंदर में होता तब क्या हो जाता है इसका आंसर? तब इसका आंसर हो जाता 2। वाई? क्योंकि जैसे हम लोग डबल कोटेशन लिखेंगे आपका क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग बन जाएगा। और जितने भी हमारे स्ट्रिंग होते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है? टर्मिनेटर यूज होता है, यानी कि \0 यूज होता है। इसका मतलब ए के साथ में \0 भी ऐड हो जाएगा। मीन्स \0 आपका एस्केप सीक्वेंस हो जाएगा। और एस्केप सीक्वेंस ऑल्सो रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर एंड अ सिंगल कैरेक्टर कंज्यूम ओनली 1 मेमोरी बाइट। सो 1 बाइट इसके लिए और 1 बाइट इसके लिए, टोटल कितने हो जाते हैं? 2 बाइट्स। राइट, अगर यहाँ पे डबल कोटेशन होता तब आंसर हो जाता 2, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है? सिंगल कोटेशन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 बाइट। चलिए, आई होप गाइस आप सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसर्शन ऑपरेटर। क्या कह रहा है? इंसर्शन ऑपरेटर। अच्छा, इंसर्शन का मतलब क्या होता है? इनपुट करना। राइट, इंसर्शन का मतलब क्या होता है? इंसर्ट करना या फिर इनपुट लेना। तो यहां में से 4 आपको ऑप्शन दिया हुआ है, एक बी, एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है ये वाला, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है ए, एंड तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है डबल इक्वल टू। राइट, अब बताइए कि इन तीनों में से कौन सा आपका इंसर्शन ऑपरेटर है। तो एक बात हमको बताइए, यहाँ पे हम लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट लेने के लिए, यानी कि सीन करने के लिए हम लोग क्या ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं? ऑलवेज सी इन के साथ में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंड सी आउट के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं? इसको। तो सी आउट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसके लिए? आउटपुट के लिए। बट क्वेश्चन किस लिए क्या पूछा है? इंसर्शन। तो इंसर्शन का मतलब क्या होता है? इनपुट के लिए। तो इनपुट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सीन, एंड सीन के साथ ऑलवेज इस वाले ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 24, और 24 में क्या कहता है कि द कीवर्ड यूज्ड फॉर टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है? तो यस, क्या ऑप्शन नंबर ट्रू है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी st_ct, एंड ऑप्शन नंबर सी स्ट्रक्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस। तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूनियन को डिफाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं? यूनियन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्लास को डिफाइन करने के लिए क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, नॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है आपका? डैश, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डैश यहाँ पर आपको फिल करना है। इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस, वो कौन सा वेरिएबल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो किसी दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है? एंड एज वी नो ऑल वेरिएबल दैट इज द वन एंड ओनली पॉइंटर। वो आपका क्या है? पॉइंटर। पॉइंटर ही आपका एक ऐसा वेरिएबल है पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने पास क्या करता है? होल्ड करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंट ए साइज 10 एंड फिर साइज 4, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरे का नाम आपका क्या है? ए, और उसका साइज आपका क्या है? 10 एंड 4। राइट, अब इसमें क्या कह रहा है? अब आगे देखिए क्या कह रहा है? देन हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन इट होल्ड्स, तो अब ये एरे कितने एलिमेंट को होल्ड करके रख सकता है? तो हम लोग जब भी इस प्रकार के एरे को डिफाइन करते हैं, मतलब ये हमारा क्या है? 2D एरे होता है। और 2D एरे ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ मैट्रिक्स, यानी कि ये हमारा क्या होता है? रॉ, ये हमारा क्या होता है? रॉ, और ये सेकंड साइज जो होता है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कॉलम के लिए। तो ऑलवेज रो एंड कॉलम को क्या करते हैं? लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 × 4 = 40। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए गाइस आप सबको आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा देन प्लीज लेट मी नो। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, देन फिर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करके बता दूंगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 27। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको दिया गया है, इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा? यदि x = ++ y, देखिए यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? x = क्या लिखा हुआ है? प्री इंक्रीमेंट ऑफ y + 3 × y इफ y = 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि प्री इंक्रीमेंट ऑफ y + 3 × y क्या होगा वैल्यू यदि y का वैल्यू 6 है? तो देखिए प्री इंक्रीमेंट है ना, तो प्री इंक्रीमेंट का रूल क्या होता है? पहले
बढ़ाना वैल्यू को, देन फिर यूज करना। मतलब जैसे प्री इंक्रीमेंट पे जाएगा तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 से हट करके क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर y का वैल्यू 6 से हट के क्या हो जाएगा 7, क्यों, क्योंकि इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो 7 + 3 × 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 + 21 = 28। सो करेक्ट आंसर विल बी 28, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ अगर ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होता प्लस प्लस वाई की जगह पे क्या हो जाता y प्लस प्लस, देन इसका रूल क्या होता है, पहले यूज करना देन फिर आपका वैल्यू को एक बढ़ाना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता, यहाँ तो 6 ही हो जाता, लेकिन प्लस जब आगे हम लोग जाते तब यहाँ पे 3 × 7 हो जाता, राइट। तब इसका आंसर कितना आ जाता, 21 + 6 यानी कि 27, फिर आपका आंसर 27 आ जाता। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 28, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि इवैल्यूएशन ऑफ द एक्सप्रेशन, क्या कहता है, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ इसको क्या कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए, और इवैल्यूएट करने के बाद बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 > 4 क्वेश्चन मार्क्स 9 एंड कॉलन 7। देखिए तो यहाँ पे ना ध्यान ये दीजिएगा कि यहाँ पर आपका कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ, यानी कि टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क्स एंड कॉलन। तो देखिए यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि क्वेश्चन मार्क्स से पहले जो भी चीजें हमारा होता है हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एक्सप्रेशन 1, एंड क्वेश्चन मार्क्स के बाद जो भी होता है हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एक्सप्रेशन 2, एंड कॉलन के बाद क्या होता है हमारा एक्सप्रेशन 3 को कंसीडर करते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए टर्नरी ऑपरेटर का रूल ये कहता है कि इफ द एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू, क्या कहता है, इफ द एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू देन एक्सप्रेशन 2 विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज एक्सप्रेशन 3 विल एग्जीक्यूट। If expression 1 is true, then expression 2 will execute. If the expression 1 is false, then expression 3 will execute. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन 1 में आपको क्या दिया हुआ है 6 > 4, क्या 6 4 से बड़ा है, यस, कंडीशन ट्रू हो गया। तो जब कंडीशन ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट करेगा, तो 2 में क्या लिखा हुआ आपका सिंपली 9, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9, राइट। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता तब आपका आंसर क्या हो जाता 7, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमारा क्या है ट्रू है, कंडीशन क्या हो रहा है ट्रू हो रहा है, तो जब ट्रू होगा तो क्या होगा हमारा आंसर 9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 29, देखिए क्या लिखा हुआ है कि द व्हाइल लूप इज एन, जो हमारा व्हाइल लूप है वो क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है, एग्जिट कंट्रोल लूप है, या फिर टाइम कंट्रोल लूप है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, एंट्री कंट्रोल लूप, ऑप्शन नंबर ए। देखिए व्हाइल लूप ना हमेशा क्या होता है, ये एंट्री कंट्रोल लूप होता है। अब एंट्री कंट्रोल लूप होता क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप ऐसा लूप होता है जब कोई लूप अपने बॉडी में एंटर करता है तो एंटर करने से पहले सबसे पहले क्या करता है, टेस्ट कंडीशन को चेक करता है। इफ द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू देन बॉडी विल एग्जीक्यूट। तो व्हाइल लूप में क्या होता है कि व्हाइल का बॉडी एग्जीक्यूट करने से पहले कंडीशन को चेक किया जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो बॉडी में एंटर ही नहीं करेगा, एंड दैट्स व्हाई व्हाइल लूप इज नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप एंड फॉर लूप इज आल्सो नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप। ये बात याद रखिएगा। सो व्हाइल लूप एंड फॉर लूप दोनों आपका क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप होता है, एंड एग्जिट कंट्रोल क्या होता है आपका, डू व्हाइल लूप। क्या होता है, डू व्हाइल। सो डू व्हाइल को कहा जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप। व्हाई, क्यों, क्योंकि डू व्हाइल में क्या होता है, इसमें टेस्ट कंडीशन को चेक करने से पहले आपके एक बार आपके बॉडी को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। मींस फर्स्टली वो पहले बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा देन फिर आपके कंडीशन को चेक करता है, ठीक है। इसलिए एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है किसको, डू व्हाइल लूप को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर, एंड द क्वेश्चन इज कि लूप कंट्रोल्ड एलिमेंट्स आर, क्या क्वेश्चन दे रहा है कि लूप कंट्रोल एलिमेंट्स, लूप को कंट्रोल करने के एलिमेंट्स कौन कौन है। तो भैया देखिए यहाँ पे लूप को कंट्रोल करने के ये चारों हैं, ठीक है, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन एंड अपडेट एक्सप्रेशन। ये चारों आपके क्या है, लूप को कंट्रोल करने के एलिमेंट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी लूप को लिखते हैं तो सबसे पहले लूप वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, एंड देन फिर हम लोग टेस्ट लिखते हैं, एंड देन फिर टेस्ट लिखने के बाद फिर क्या करते हैं, उस लूप वेरिएबल को अपडेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 31, और 31 क्या कहता है कि द डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि डू व्हाइल लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। और एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपने बॉडी को एक बार एग्जीक्यूट करता है टेस्ट को चेक करने से पहले, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट, क्या होगा आंसर,
वंस। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट करता है, इसने जो किया ट्वाइस, दिस इज द रॉन्ग। ठीक है, डू व्हाइल लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करता है आपके बॉडी को? एक बार, कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। यस, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि द गो टू स्टेटमेंट कॉजेस कंट्रोल टू गो टू, किसके वजह से? यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि जो आपका गो टू है, ठीक है, ये गो टू स्पेशली किसके अंदर आता है? ये आपका जंपिंग स्टेटमेंट के अंदर में आता है ना। गो टू होता है, फिर आपका क्या होता है? ब्रेक होता है, देन फिर आपका कंटिन्यू, राइट। ये सब तीनों आपके क्या है? जंपिंग स्टेटमेंट होता है, राइट। तो गो टू क्या कहता है कि द गो टू स्टेटमेंट कॉजेस कंट्रोल टू गो टू, मतलब कि गो टू स्टेटमेंट का जो कंट्रोल होता है वो जाता है, किसके वजह से जाता है जी? एक ऑपरेटर की वजह से जाता है, एक लेवल के वजह से जाता है, या फिर एक वेरिएबल की वजह से जाता है, या फिर एक फंक्शन की वजह से जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि गो टू स्टेटमेंट के साथ ऑलवेज किसका हम लोग यूज करते हैं? लेवल का इस्तेमाल करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लेवल, राइट। करेक्ट आंसर क्या होगा? लेवल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका है इन द स्विच केस डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज। इन द स्विच केस डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज। देखिए स्विच केस में क्या पूछा? डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, ऑप्शन बी कंपलसरी, ऑप्शन सी अल्टरनेटिव, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो देखिए स्विच केस में डिफॉल्ट का हमारा यहाँ पे क्या सा प्रायोरिटी होता है? ये आपका यहाँ पे ऑप्शनल पार्ट होता है। अगर आप चाहे तो डिफॉल्ट के साथ, अगर आप चाहे तो स्विच केस के साथ आप डिफॉल्ट को लिख भी सकते हो और आप नहीं भी लिख सकते। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना, स्विच में यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन को पास करते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट, एंड देन फिर यहाँ पे क्या पास करते हैं हम लोग? केस 1, एंड देन फिर क्या करते हैं? ब्रेक, एंड देन फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग केस 2, राइट। देन फिर आपको बॉडी यहाँ पे जो भी रहता है, देन फिर आप लोग ब्रेक करते हैं, देन फिर लास्ट में लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? डिफॉल्ट को लिखते हैं, राइट। तो डिफॉल्ट आप यहाँ पे जो लिखते हैं, देन लिखने के बाद स्विच क्या करते हैं? स्विच को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर डिफॉल्ट आपका क्या होता है? ऑप्शनल पार्ट होता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, आप नहीं तो नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली इफ एल्स लेडर में, किसमें? इफ एल्स लेडर, यानी कि जहां पर हम लोग एलिफ का इस्तेमाल करते हैं, राइट। यानी कि इफ एल्स इफ क्या लिखते हैं हम लोग स्टेटमेंट? देखिए हम लोग स्टेटमेंट ये लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे इफ, देन एक्सप्रेशन, देन फिर क्या लिखते हैं? एल्स इफ, फिर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे एल्स इफ, देन फिर लिखते हैं यहाँ पे हम लोग एल्स इफ, एंड लास्ट में जाके हम लोग क्या लिखते हैं? एल्स लिखते हैं। तो एल्स इफ लेडर में भी आपका जो एल्स पार्ट होता है वो आपका क्या होता है? ऑप्शनल होता है। सिमिलरली स्विच केस में भी आपका क्या होता है? डिफॉल्ट आपका क्या होता है? यहाँ पर भी आपका ये ऑप्शनल होता है। सो इन द स्विच केस डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज, क्या होगा? करेक्ट आंसर ए, ऑप्शनल, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34 कि if a loop does not contain any statement in its loop body then it is called। क्या कहता है कि जब कोई लूप हम लोग लिखते हैं या उसके बॉडी में अगर कुछ भी नहीं हो, अगर खाली हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्या उसे नेस्टेड लूप कहते हैं, इनफिनिट लूप कहते हैं, या फिर एम्प्टी लूप कहते हैं? सो आंसर इसका क्या होगा? एम्प्टी लूप। जब एक लूप के बॉडी में कुछ भी स्टेटमेंट नहीं रहता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? एम्प्टी लूप कहते हैं। लेकिन अब ये नेस्टेड लूप कब कहलाता है? जब एक लूप अपने बॉडी के अंदर में जब कोई दूसरे लूप को कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखा फॉर लूप, ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस, राइट। ये हमने यहाँ पे लिखा। अब इसके बॉडी को हमने क्या कर दिया? एकदम बिल्कुल ऐसे खाली छोड़ दिया, तब ये क्या बन जाएगा? ये एम्प्टी लूप। और क्वेश्चन भी आपका ये कह रहा है इफ अ लूप डज नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट इन इट्स लूप बॉडी। इसका लूप बॉडी में कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी लूप। लेकिन नेस्टेड लूप कब कहलाएगा? सपोज दैट जब फोर के अंदर में कोई दूसरा मान लीजिए कोई एक और फोर लूप जब कंटेन करता है, मींस व्हेन अ लूप बॉडी कंटेन अनदर लूप देन इट इज नॉन एज नेस्टेड लूप, राइट। अभी इनफिनिट लूप कब होता है? अब इनफिनिट लूप कब होता है? जब हमारा कंडीशन फॉल्स कभी होगा ही नहीं, और जब कंडीशन आपका फॉल्स होगा ही नहीं तब आपका बॉडी क्या होगा? कंटिन्यूअसली आपका एग्जीक्यूट करते रह जाएगा। तब ऐसे केस में क्या हो जाता है? आपका इनफिनिट लूप बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि इन C++ प्रोग्रामिंग strlen फंक्शन इज यूज्ड टू strlen
len, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका ये जो फंक्शन है, ये आपका स्ट्रिंग का फंक्शन है, और इसका काम क्या होता है, strlen का फंक्शन क्या होता है, टू काउंट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एक किसी भी स्ट्रिंग के अंदर में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं उसको काउंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल किया जाता है किसका, strlen फंक्शन का। एंड कॉपी टू स्ट्रिंग, जब दो स्ट्रिंग को कॉपी करना होगा तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, strcpy फंक्शन का यूज करते हैं। एंड कंपेयर टू स्ट्रिंग, इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, strcmp, इस फंक्शन का यूज करते हैं, राइट। चलिए देखिए, हाँ यहाँ पे एक और फंक्शन होता है, जब किसी दो स्ट्रिंग को आपस में जब कॉन्केटिनेट करना होता है, कि एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के एंड में जब अपेंड करना होगा, तब लोग क्या यूज करते हैं, strcat यानी कि कॉन्केटिनेट। तो strcat का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के एंड में अपेंड करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 36। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से, फंक्शन से है। कहां से, फंक्शन से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि इन कॉल बाय वैल्यू, इन कॉल बाय रेफरेंस, क्या कहता है, इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड द कॉल्ड फंक्शन एक्सेस एंड वर्क्स विद द डुप्लीकेट वैल्यूज, ओरिजिनल वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज, नॉन ऑफ दिस। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉल बाय रेफरेंस। देखिए यहाँ पे ना फंक्शन को कॉल करने का मेथड्स होते हैं, कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। कितने मेथड होते हैं, दो। एक होता है आपका कॉल बाय रेफरेंस, दूसरा होता है आपका कॉल बाय वैल्यू। तो इसमें होता है क्या है कि जब भी हम लोग फंक्शन को कॉल बाय रेफरेंस करते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग पॉइंटर को पास करते हैं, एड्रेस को पास करते हैं, राइट। तो जब हम लोग एड्रेस को पास करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल वैल्यू का एड्रेस को हम लोग पास करते हैं, राइट। तो जब भी हमारा कॉल बाय रेफरेंस होता है मेथड, तब जो फंक्शन एक्सेस करता है या वर्क करता है वेरिएबल के साथ, वो किसके साथ करता है, ओरिजिनल वैल्यू के साथ में करता है, ठीक है। और हम जो हमारा डुप्लीकेट वैल्यू होता है, इसमें क्या होता है, ये आपका होता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू होता है। अब कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, जब हम लोग फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू करते हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जब वैल्यू को पैरामीटर जब पास करते हैं, मींस हम लोग अपने वेरिएबल के डुप्लीकेट को पास करते हैं, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 37 कि टू लोअर बिलोंग्स टू हेडर फाइल। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है कि टू लोअर फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है टू लोअर, राइट। अब क्वेश्चन क्या रहा है कि ये जो फंक्शन है वो कहां, किस हेडर फाइल से बिलोंग करता है, ठीक है। तो लोअर फंक्शन देखो यहाँ पे कितने दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, math.h हेडर फाइल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है string.h फंक्शन, सॉरी हेडर फाइल, एंड ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ सी टाइप.h हेडर फाइल, एंड डी में नॉन ऑफ दिस। तो जो आपका टू लोअर फंक्शन है ये किसके अंदर में होता है, सी टाइप.h हेडर फाइल के अंदर में होता है। और इसके अंदर में सिर्फ टू लोअर ही नहीं होता है, टू लोअर होता है, टू अपर होता है, इज अल्फा न्यूमेरिक, इज डिजिट, इस टाइप के सारे फंक्शंस होते हैं किसके अंदर में, सी टाइप.h के अंदर में होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ टू लोअर, एक होता है आपका टू अपर फंक्शन होता है, ठीक है, इज अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, एक होता है आपका इज डिजिट। तो इस तरह के सारे फंक्शन क्या होते हैं किसके अंदर होता है, सी टाइप.h के अंदर में होता है। एंड स्ट्रिंग.h के अंदर में क्या होता है, जैसे जस्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, strlen, strcmp, strcpy, ये सब सारे स्ट्रिंग के अंदर में होता है। एंड मैथ में क्या होता है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि पावर फंक्शन हो गया आपका, जैसे कि क्या हो गया, पावर फंक्शन हो गया आपका, SQRT फंक्शन हो गया, साइन फंक्शन हो गया, कॉस फंक्शन हो गया, इस तरह के जितने भी फंक्शन है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो सब आपका math.h के अंदर में होता है। बट क्वेश्चन आपको क्या बोला था कि टू लोअर बिलोंग्स टू हेडर फाइल, तो टू लोअर किसमें बिलोंग करता है, आपका सी टाइप.h के अंदर में बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एंड आई होप गाइस कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 38 क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि रन टाइम एरर्स ऑकर ड्यूरिंग द रन टाइम एरर। देखिए बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे देखा है कि जितने भी टीचर्स, मैक्सिमम टीचर जो पढ़ाते हैं कोचिंग सेंटर में, वो आपका यूनिट 2 को कोई नहीं पढ़ाता है। मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है जो भी पढ़ाते हैं वो यूनिट 2 को नहीं पढ़ाते हैं। बेसिकली यूनिट 2 में ही आपका, यूनिट 2 से आपका ये क्वेश्चन है, और यूनिट 2 का नाम क्या है, प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, राइट। मतलब कि प्रॉब्लम को, मींस प्रोग्राम को लिखने के क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं, और उसको प्रॉब्लम का कैसे सॉल्व किया जाता है। और आई थिंक मुझे लगता है जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं ये यूनिट 2 को कोई पढ़ाता ही नहीं है, और वहीं से आपका ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि रन टाइम एरर्स ऑकर ड्यूरिंग द, जो रन टाइम मतलब कि जब हम लोग प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, नहीं कंपाइल टाइम नहीं, जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होकर के डॉट
.exe फाइल जब हमारा बना देता है, देन जब उसको हम लोग रन कराते हैं, तो रन करते समय जो हमारा एरर होता है वो कब होता है? तो कंपाइलेशन ऑफ ए प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, राइटिंग ऑफ ए प्रोग्राम है, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी, एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। जब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, मींस जब हम लोग .exe फाइल को रन करवाते हैं, उस समय आपका रन टाइम एरर्स ऑकर होता है। और कंपाइलेशन ऑफ एरर क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। मींस प्रोग्राम जब आप अपने सोर्स कोड को जब आप कंपाइल करते हो, यानी कि सोर्स कोड आपका .exe फाइल बनने से पहले का जो प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम का कंपाइलेशन करना। तो कंपाइल के टाइम जो एरर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाइलेशन एरर। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। एंड क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है कि द लॉजिकल सीक्वेंस, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है कि द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ये प्रिसाइज स्टेप्स दैट सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड। एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या, ये भी आपका उसी चैप्टर से, यानी कि कहां से? यूनिट 2 से क्वेश्चन पूछा गया ये भी। द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ए प्रिसाइज स्टेप्स दैट सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड। जब कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग एकदम प्रिसाइज स्टेप्स में जब उसको सॉल्व करते हैं, मीन्स आपके पास एक प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो? जब आप कुछ ही स्टेप्स में उसको एकदम प्रिसाइज स्टेप में क्या करते हो? उसको सॉल्व कर देते हो, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिदम्स कहते हैं। ठीक है, मीन्स जब आप अपने प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हो, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिदम्स कहते हैं। एंड व्हेन एल्गोरिदम इज रिप्रेजेंटेड इन द पिक्टोरियल फॉर्म और ए ग्राफिकल फॉर्म, देन इट इज नोन एज फ्लो चार्ट। ध्यान समझिएगा यहाँ पे, जब आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम्स। और एल्गोरिदम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा है क्वेश्चन 39 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 40। एंड देखिए ये भी सवाल आपका यूनिट 2 से ही पूछा गया है माय फ्रेंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोम्बस सिंबल इज यूज्ड इन फ्लो चार्ट टू इंडिकेट। रोम्बस सिंबल का इस्तेमाल हम लोग फ्लो चार्ट में क्यों करते हैं? ठीक है, इनपुट, प्रोसेस एंड डिसीजन। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है एंड ऑप्शन डी में आपका लिखा हुआ नन ऑफ दिस। तो देखिए इनपुट के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं? इनपुट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है इनपुट एंड आउटपुट के लिए। प्रोसेस के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? रेक्टेंगल शेप का इस्तेमाल करते हैं। एंड डिसीजन, डिसीजन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? रेम्बस है ना, रोम्बस सिंबल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? तो डिसीजन के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस क्वेश्चन पेपर का। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कौन से क्वेश्चन को? यहाँ पर हमने डिस्कस किया है 2024 का पीवाई क्वेश्चन। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर के जनरेशन से सवाल पूछा गया था, कंप्यूटर के हिस्ट्री से सवाल पूछा गया था, नंबर सिस्टम से सवाल पूछा गया था, एंड आपके C++ प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका यहाँ पे यूनिट 2 से भी सवाल पूछा गया है, जिसे आज के डेट में यहाँ के कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं? इग्नोर कर देते पढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर से सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट 2 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं? जैसे कि आता है यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कि एरर्स, व्हाट इज द कॉल्ड एरर? एरर को हम लोग क्या कहते हैं? तो एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? बग कहते हैं। क्या बोलते हैं? बग। एरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बग कहते हैं। और बग को ठीक करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिबगिंग। राइट, यहाँ पे एक और सवाल आता है कि एरर कितने टाइप्स के होते हैं? तो बेसिकली वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, और उसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर था, एरर से रिलेटेड। ठीक है, तो कहने का आई होप कि आप सबको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये पीवाईक्यू जो भी मैंने सबको क्वेश्चन का आंसर में डिस्कस किया, आप सबको समझ में आया होगा। एंड किसी भी क्वेश्चन का आंसर में अगर आप लोग को डाउट होगा या अगर नहीं समझ में आएगा, देन प्लीज लेट मी नो एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे 2023 का पीवाईक्यू के साथ। एंड टिल देन थैंक यू, बाय बाय।